हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, अभी तक हमने जो डिजाइनिंग पढ़ी है वो डायरेक्ट टेंशन कंप्रेशन, बेंडिंग, फ्लेक्सुरल टेंशन कंप्रेशन, शियर। तो हमें बॉन्ड की डिजाइनिंग पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है? जब हम शियर, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, हमने पढ़ा था बेंडिंग में कि सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग कैसे है कि अपर, अब ये नीचे कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए बेंड ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो अपर न्यूट्रल एक्सिस कहीं होगी बीच में, ठीक है, इसके अपर पार्ट में आपको कंप्रेशन और लोअर पार्ट में आपको टेंशन देखने को मिलता था। तो जहां टेंशन रहती तो वहां पे हम क्या करते थे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते थे, ठीक है, वहां पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते थे। क्यों? क्योंकि टेंशन में हमारा जो कंक्रीट होता है वो वीक होता है, वो उतना टेंशन रजिस्ट नहीं कर पाएगा, बियर नहीं कर पाएगा। उसकी जगह हमने क्या किया कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। अब ये रेनफोर्समेंट उस टेंशन को बियर करेगा और रजिस्ट करेगा, लेकिन करेगा तब जब हमारा कंक्रीट जो है वो उस टेंशन को उस रेनफोर्समेंट तक पहुंचा पाए। वो पहुंचाता कैसे है? इन दोनों के बीच में जो जुड़ाव रहता है, कंक्रीट जो इसके सराउंडिंग में है उस रेनफोर्समेंट को अच्छी तरीके से पकड़ रखा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड है दोनों के बीच में, ठीक है। उसी को हम डिजाइन जब करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो जितना अच्छा बॉन्ड रहेगा उतने अच्छी तरीके से वो लोड ट्रांसफर हो पाएगा हमारे रेनफोर्समेंट पे, तभी वो वर्क कर पाएगा जिसके लिए हमने वहां उसको प्रोवाइड कराया है। इसीलिए हमको बॉन्ड की भी डिजाइनिंग पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेशन पूछा जाए कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेस एक तरीके का शियर फोर्स है, ठीक है। जब हमारा बीम बेंड हो रहा है, ठीक है, जब हमारा बीम बेंड हो रहा है तो कंक्रीट क्या कर रही है, इसको खींचने की कोशिश कर रही है। और वो कैसे हो रहा है? दोनों के बीच में एक बॉन्ड है जो पकड़कर एक दूसरे इस रेनफोर्समेंट को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक शियर फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कंक्रीट इधर जा रही है तो रेनफोर्समेंट हमारा इधर जाने की कोशिश करेगा, तो एक तरीके का शियर फोर्स जनरेट हो रहा है जो लॉन्गिट्यूडनली है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली है। अभी तक हमने शियर फोर्स कैसे देखा था? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए सेक्शन कुछ ऐसा स्लिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसफर डायरेक्शन में शियर फोर्स, लेकिन यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में शियर फोर्स देख रहे हैं। तो बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेस क्या है? एक तरीके का शियर फोर्स है जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अभी लग कह रहा है हमको, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हमारा होता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो किस एरिया पे लग रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेस लग रहा है शियर, वो किस एरिया पे लग रहा है? हमारा एक रेनफोर्समेंट सर्कुलर, अगर सामने से हम देख रहे हैं सर्कुलर दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या हुआ? इसको कंक्रीट ने कहां से पकड़ के रखा है? इसी सरफेस एरिया से तो पकड़ रखा है, इसके अलोंग सरफेस एरिया से ही पकड़ रखा है। एक किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, जैसे ये रेनफोर्समेंट है मान लीजिए, तो हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो इसको चारों तरफ से पकड़ रखा है। लेकिन इस पूरे लेंथ पे अगर कंक्रीट है तो पूरी लेंथ भी इन्वॉल्व हो रही है, एक तो सरफेस एरिया, दूसरी लेंथ, ठीक है। जितनी लेंथ पे हम बात कर रहे हैं उतनी लेंथ भी लेंगे और ये सरफेस एरिया भी लेंगे। तो सरफेस एरिया क्या है? 2πr होता है सर्कल का, आर की जगह d/2 रख दिए तो πd आ जाएगा, ठीक है। लेंथ, कितनी लेंथ आप ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। मान लीजिए हम स्मॉल लेंथ कोई बात करें dx की, तो इंटू dx लेंथ हो गई, l हो रही तो l कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस एरिया पे ये स्ट्रेस या ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ शियर फोर्स, एक तरीके का शियर फोर्स पर यूनिट ऑफ नॉमिनल सरफेस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बार एक्टिंग पैरेलल। कैसे एक्ट करता है? पैरेलल एक्ट करता है। कहां पे एक्ट करता है? टू द बार ऑन द इंटरफेस बिटवीन द बार एंड सराउंडिंग कंक्रीट, जो सराउंडिंग कंक्रीट और बार के इंटरफेस है वहां पे ये एक्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये
लाइटर पार्ट जो है कंक्रीट है मान लीजिए, ये रेनफोर्समेंट है, इसको कोई टेंशन दूसरे को पुल कर रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, वो शियर फोर्स कहाँ लगेगा, बॉन्ड 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 वाला जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन पे, इसके ये चारों तरफ लग रहा है, ठीक, खाली ऊपर नीचे नहीं, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा तो इस रेनफोर्समेंट के अलोंग जहां पे कंक्रीट है। बेसिक रिक्वायरमेंट इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज दैट स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट एक्ट्स टुगेदर एंड देयर शुड बी नो स्लिप कंडीशन, मतलब किसी तरीके का स्लिप नहीं होना चाहिए इन दोनों के, अगर बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं दोनों को अगर खींचा जा रहा है तो स्लिप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतनी अच्छी बॉन्ड हो कि अगर इस पे हम टेंशन जनरेट कर रहे हैं तो उतना ही टेंशन इस पे देखने को मिले रिएक्शन, ठीक है। अगर किसी तरीके की स्लिप देख रहे हैं दिखने को मिल रहा है उसको हम फेलियर मानेंगे बॉन्ड में, ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, फेलियर मानेंगे बॉन्ड में। A beam may continue to carry load as long as the bars are anchored at the ends। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कॉलम है, इसमें ये बीम बनाया हमने, रेनफोर्समेंट हम बेसिकली हमको रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट यहां तक है, लेकिन जब बॉन्ड की बात करते हैं तो इसको हम इलोंगेट कर दे रहे हैं कॉलम में, ठीक है, कॉलम में हम जो इसको एंकर कर दे रहे हैं, एम्बेड कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी को डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं। अब वो कितना जरूरत है उस हिसाब से कर, जितना आप बढ़ाएंगे उतनी बॉन्ड में स्ट्रेंथ आप देखेंगे, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कि बॉन्ड में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि इसको हम सीधे बढ़ा दिए, आगे एक्सटेंड कर दिए, एक होता है कि हमने बेंड कर दिया, एक होता है कि हमने हुक बना दिया, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है बॉन्ड में, ठीक है। अब ये जनरेट क्यों हो रहा है, जो बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट हो रहा है क्यों हो रहा है, वो अनबैलेंस टेंशन फोर्स शियर स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है उसी की वजह से अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, जो शियर फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो चेंज हो रहा है, अनबैलेंस्ड है, जिसकी वजह से हमको ये अनबैलेंस टेंशन देखने को मिलता है। अब ये अनबैलेंस टेंशन रहेगा तो उसी की वजह से बॉन्ड में आपको बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता हुआ दिखता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। अब सबसे ज्यादा आपको कहा जाए सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम ग्राफ बनाएं, जैसे बीम है इस पे सबसे कम सेंटर पे लगेगा बॉन्ड स्ट्रेस, सबसे ज्यादा एंड्स पे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा ऑब्जेक्टिव में तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता है वो सेंटर पे, सबसे ज्यादा एंड्स पे, ठीक है। इसीलिए हमको एंड्स को अगर हम एम्बेड करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखती है, ठीक है। द डेवलपमेंट लेंथ इज दैट, अब डेवलपमेंट लेंथ क्या है, यही जो हमने इंक्रीज कर दिया लेंथ को उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ पढ़ते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। डेवलपमेंट लेंथ इज दैट मिनिमम लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट इनटू कंक्रीट सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, जिससे क्या हो इतना हम इंक्रीज करें जिससे जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बराबर हो जाए किसके, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या है हमने पढ़ लिया है, पहले क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ स्टील की अपनी जो स्ट्रेंथ होगी वो बराबर हो जाए किसके, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, ठीक है। मतलब हमारा रेनफोर्समेंट जब टूटे तभी हमारा बॉन्ड में भी फेलियर देखने को मिले, उसके पहले ना देखने को मिले। बॉन्ड में हमारा मतलब कंक्रीट और रेनफोर्समेंट जो पकड़ है वो इतना मजबूत हो कि रेनफोर्समेंट खुद फेल कर जाए तब जाके हमारा बॉन्ड उस लेवल पे रहे कि तब जाके हमारा बॉन्ड स्ट्रेस या स्ट्रेंथ कम पड़े, ठीक है, वरना दोनों को बराबर होना चाहिए। कहने का सिंपल मतलब इतना है कि रेनफोर्समेंट बॉन्ड में फेल ना करे तब तक जब तक वो खुद ना फेल हो जाए, ठीक है। तो इतनी हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ रखनी होती है। अभी अनबैलेंस सेक्स जो हमको टेंशन या फिर कंप्रेशन देखने को मिलता है वो क्यों देखने को मिलता है, जैसे हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट सिंपली सपोर्टेड में एंड पे 0 होता है और सेंटर पे मैक्सिमम होता है। तो जैसे सेक्शन 1 और 2 दिख रहा है तो यहाँ पे m की वैल्यू मान लीजिए 1 पे m है तो 2 पे क्या होगी m प्लस dm, थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, dx डिस्टेंस हम ये रखे हैं, ठीक है। वैसे ही v की बात करें तो शियर फोर्स क्या होता है वो सेंटर पे 0 और एंड पे मैक्सिमम, तो यहाँ पे अगर v है तो जैसे ही अगले सेक्शन पे जा रहे हैं तो v माइनस डी, ये थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टेंशन में भी या कंप्रेशन में भी आपको वो चेंज अनबैलेंसनेस देखने को मिलता है। क्यों, इस सेक्शन 1 पे अगर t है तो 2 पे t प्लस डी टी, वैसे ही कंप्रेशन अगर इधर c है तो यहाँ पे थोड़ा सा c प्लस डी सी देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो अनबैलेंस लोड है व्हेन द रेनफोर्समेंट इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बीम द डिफरेंस ऑफ फोर्स टू एंड्स ऑफ द रेनफोर्समेंट क्रिएट्स बॉन्ड स्ट्रेस, इसी वजह से बॉन्ड स्ट्रेस क्रिएट होता है। जो ये अनबैलेंस स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, फोर्स जनरेट हो रहे हैं, उसी की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट होता है वो दिखता है, ठीक है।
सेक्शन 1.1 की बात करें, अगर आप एम लिखें, एम क्या है, मोमेंट है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या लीवर आर। तो कंप्रेशन फोर्स की बात करें तो सी इंटू जे डी, टेंशन फोर्स की बात करें तो टी इंटू जे डी। वैसे ही सेक्शन 2 पे एम प्लस डी एम देखने को मिल रहा था, सी की बात करें तो सी प्लस डी सी देखने को मिलता है इंटू लीवर आर्म। वैसे टेंशन की बात करें तो टी प्लस डी टी इंटू लीवर आर्म जे डी। ठीक है, तो दोनों कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि डी एम इज इक्वल टू, अगर हम टेंशन से सिर्फ बात करें, डी टी इंटू जे डी। ठीक है, डी टी इंटू लीवर आर्म। ठीक है, तो यहां से हमको डी टी की वैल्यू मिल जाएगी डीएम अपॉन जे डी। ठीक है, अब ये वो फोर्स है जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, स्ट्रेस मतलब जो जिसको हमको रजिस्ट करवाना है, इस ये हमारे सेक्शन पे ऊपर आ रहा है, या ऐसा स्ट्रेस है जो आ रहा है जिसको हमको रजिस्ट कराना है। तो रजिस्ट करेगा कौन, रजिस्ट करेगा कि हमारे कंक्रीट जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, और किस तरह की कंक्रीट उसको सराउंड कर रही है, कितना उसकी लेंथ एम्बेड है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बॉन्ड में इस सिस्टम की क्या स्ट्रेंथ है, टाउ बी डी हम इसको कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड में स्ट्रेंथ क्या है उसको हम टाउ बी डी कह देते हैं। और कितने एरिया में फोर्स की बात करें ना, एक रजिस्टिंग फोर्स हमको एक तो हमको फोर्स मिल गया जो कॉज कर रहा है बॉन्ड को, डी टी। ठीक है, डी एम अपॉन जे डी। अब इसको रजिस्ट कौन कर रहा है, दूसरा फोर्स होगा जो रजिस्ट कर रहा होगा। तो फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस तो हम स्ट्रेंथ या मतलब बॉन्ड में जो इसकी स्ट्रेंथ है वही इसकी स्ट्रेस की हम उसको ले रहे हैं, टाउ बी डी। एरिया क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया है क्या होता है, पाई डी। डी की जगह हम फाई लिख ले रहे हैं क्योंकि रेनफोर्समेंट बार के लिए हम फाई यूज करते हैं। और लेंथ मान लीजिए स्मॉल लेंथ डीएक्स की अभी बात करें तो डीएक्स हम ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसको रजिस्ट करेगा। अब ये यहाँ पे यही लिखा है टाउ बी डी पाई फाई डी एक्स। ये किस केस की बात करें, जब एक रेनफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं तब। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर हम मान लीजिए एन रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा ही रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। तो जब एन रहेगा तो सिर्फ इसमें एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन पाई फाई इंटू डी एक्स। अब एन पाई फाई को जनरली हम सिग्मा ओ लिखते हैं। ठीक है, अब दोनों को हम इक्वल कर दे, जो कॉजिंग जो फोर्स है और जो रजिस्टिंग फोर्स है। तो डी टी इज इक्वल टू डी एम अपॉन जे डी, इक्वल टू हम कर दिए, ये जे डी नहीं रहेगा यहाँ पे, टाउ बी डी इसको हमने सिग्मा ओ लिख दिया। ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स होगा, यहाँ पे जे डी नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो गया, डी एम अपॉन जे डी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, डी एम अपॉन जे डी इज इक्वल टू टाउ बी डी सिग्मा ओ डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इधर लिए, जे डी उधर कर दीजिए, डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू टाउ बी डी सिग्मा ओ जे डी। ठीक है, डी एम अपॉन डी एक्स होता है वी, शियर फोर्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ क्या होता है, वी होता है शियर फोर्स। इसको हम कर दें, शियर फोर्स इज इक्वल टू टाउ बी डी सिग्मा ओ जे डी। तो टाउ बी डी क्या हो जाएगा, वी शियर फोर्स है अपॉन सिग्मा ओ जे डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये याद रखना है कि सिग्मा ओ क्या है, सिग्मा ओ कुछ नहीं है, एन पाई फाई। ठीक है, आप चाहें तो एन पाई फाई भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है तो ये टाउ बी डी निकला क्या, जो हमारे रिक्वायरमेंट है, कितनी स्ट्रेंथ हमारी बॉन्ड में होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब परमिसिबल वैल्यूज कुछ दी हैं। ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट, जब आप कोई सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, आपने कुछ कंक्रीट कोई रेनफोर्समेंट यूज किया है, तो उसका कितना शियर फोर्स वहां पे आ रहा है, जो वैल्यूज पुट करके, तो आपको पता चलेगा कि इतना हमको रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ की बॉन्ड में। लेकिन कुछ परमिसिबल वैल्यूज दी हैं आईएस कोड द्वारा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो उसमें कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा वो भी हम आगे देखते हैं। जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के लिए अलग अलग वैल्यूज दी हैं। ठीक है, M15 जैसे दिया है उसके लिए एलएसएम में कोई वैल्यू नहीं है, डब्ल्यूएसएम में 0.6, M20 के लिए। अब ज्यादा एलएसएम से ही क्वेश्चन आएगा, तो एलएसएम की हम ज्यादा बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, M35 को 1.7, M40 और उससे अब रहेगा तो 1.9 वैल्यू आप लेंगे। अब ये किसके लिए ले रहे हैं, किस कंक्रीट किस रेनफोर्समेंट के लिए ले रहे हैं,
तो कंक्रीट तो इसमें ग्रेड आपको दिया है, ये बात कर रहे हैं प्लेन बार की, जो रेनफोर्समेंट हम यूज कर रहे हैं वो प्लेन बार रहे, ठीक है। प्लेन बार होता है इस पे कोई ग्रुप्स नहीं बने रहते हैं जो पकड़ पकड़ मजबूत करते थोड़ी से, वो ना रहे, प्लेन बार रहे। और कब, जब वो टेंशन में रहे, ठीक है, जब वो टेंशन में हो तब के लिए वैल्यूज दी हैं, ठीक है। जब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यूज हैं फॉर कंक्रीट, इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन, जब प्लेन बार टेंशन में आप यूज कर रहे हैं। अब जब प्लेन बार की जगह आप HYSD यूज कर लें, ठीक, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जब यूज कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को 60% से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को 60% से इंक्रीज कर देंगे, जैसे मतलब 1.6 से इंटू कर देंगे। अगर हम M20 और LSEC की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1.2 है, तो 1.2 इंटू 1.6 हो जाएगा। 1.6 मतलब क्या है, जैसे कोई वैल्यू x है, इसको हम 60% से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 60% ऑफ x इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या है, x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 60/100 मतलब 0.6, 1.6 इंटू एक्स, तो x क्या हमारा 1.2 इंटू 1.6 कर दे रहे हैं। मतलब जब 60% इंक्रीज करना है तो 1.6 से बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू जो होगी वो इसके लिए हो जाएगी, डिफॉर्म बार, ये HYSD के लिए हो जाएगी, अभी ये प्लेन के लिए थी। और ये तब भी टेंशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब टेंशन जहां कंप्रेशन आ जाए तो आप 25% से इसको इंक्रीज करेंगे वैल्यू को। अगर यहाँ पे हम HYSD यूज कर लें और यहाँ पे कंप्रेशन में यूज कर लें, ठीक है, तो ये वैल्यू एक तो 1.6 इंटू होगा, फिर एक बार 1.25 से इंटू होगा। अगर सिर्फ कंप्रेशन रहता है HYSD तो 1.25 से, सिर्फ HYSD रहता है और टेंशन रहता है तो 1.6 से, ठीक है, सिंपल ऐसा रहेगा, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूजन बॉन्डेड इपॉक्सी कोटेड डिफॉर्म बार्स आती हैं, अगर उसका यूज अगर कर रहे हैं तो इस वैल्यू को, इसका सिर्फ 80% वैल्यू लेंगे, मतलब 0.8 से इंटू करेंगे, ठीक है, इंक्रीज नहीं करना है। शैल बी टेकन एज 80% ऑफ द वैल्यू, जितनी वैल्यू दी उसका 80% मतलब 0.8 से इंटू करिएगा, लेकिन अभी इस पे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, सिर्फ जानकारी के लिए इसे पढ़ लीजिए एक बार। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जब भी टाउ BD की वैल्यू दी है, ये सिर्फ प्लेन बार और टेंशन में दी है। जब भी डिफॉर्म बार की यूज करेंगे तो 60% इंक्रीज करेंगे, और टेंशन की जगह अगर कंप्रेशन आ रहा है तो 25% से इंक्रीज करेंगे इन वैल्यूज को, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट्स है, याद रखिए कि अगर इफ वन बार फेल्स इन बॉन्ड, अगर जैसे ये वैल्यूज गिवन है और यहां से हमने निकाला परमिसिबल, ठीक है, अब ये ज्यादा आ जाए हमारे डिजाइन से तो फेल कर जा रहा है, ठीक है। ये अगर जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा आ जा रहा है डिजाइन से, मतलब डिजाइन वैल्यू ऐसी है कि इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, लेकिन उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हम क्या करेंगे उस केस में कि अगर एक बार फेल हो रही है, देन फॉर सेफ सेक्शन इंक्रीज द नंबर ऑफ बार्स, ठीक है, कीपिंग एरिया ऑफ स्टील कांस्टेंट। नंबर ऑफ बार्स इंक्रीज करना है लेकिन एरिया ऑफ स्टील कांस्टेंट रखना है। कैसे होगा, डायमीटर ऑफ बार, आप जैसे 25 mm का अगर आप एक बार ले रहे हैं तो उसका कुछ एरिया आया, ठीक है, अब एरिया सेम रखना है, बस नंबर ऑफ बार्स बढ़ाने, वो कैसे बढ़ेंगे, 25 के मान लीजिए 2 यूज कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे हैं कि 4 16 की यूज कर लें, ठीक है, 4 बार 16 की यूज कर लें, लगभग एरिया सेम रह जाए और नंबर ऑफ बार्स बढ़ जाए, ठीक है। तो रिड्यूस द डाया ऑफ बार, रेनफोर्समेंट विल बिकम सेफ इन बॉन्ड। अक्सर आप देखेंगे कि बॉन्ड में सेफ हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ बार्स बढ़ा देंगे और डाया ऑफ बार्स घटा देंगे, एरिया ऑफ स्टील सेम रखेंगे, तो बॉन्ड में आपको सेफ होता हुआ दिखेगा, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि टाउ बीडी परमिसिबल जितनी है वो मैक्सिमम हो जाएगा डेवलप से। पहले क्या था कि टाउ बीडी डेवलप जो ज्यादा आ रहा था टाउ बीडी परमिसिबल, तो ये फेल कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उसको देखिए जरा, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट बॉन्ड स्ट्रेस, कैलकुलेट बॉन्ड स्ट्रेस परमिसिबल फॉर HYSD बार इन कंप्रेशन फॉर M30 यूजिंग LSM, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। LSM की बात कर रहे हैं, M30 है, M30 के लिए पहले आप LSM की बात कर रहे हैं, M30 की बात कर रहे हैं, तो प्लेन बार टेंशन की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है, ये सब न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। टाउ BD और
प्लेन बार इन टेंशन कितना होता है एलएसएम में 1.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे पहली बात देखना हमको कि प्लेन बार है कि डिफॉर्म बार है। अगर देखिए लिखा है यहाँ पे HYSD, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको फॉर HYSD इंक्रीज दिस वैल्यू बाय 60%, मतलब 1.6 से इंटू कर दीजिए 1.5 में, कितना आ जाएगा 2.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और कंप्रेशन में है कि टेंशन में, क्योंकि ये वैल्यू टेंशन के लिए दी है, यहां पे कंप्रेशन की बात कर रहा है, तो इन कंप्रेशन इंक्रीज दिस वैल्यू बाय 25%, मतलब 1.25 इंटू 2.4 कितना आ जाएगा 3। ओके, 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप मतलब ये क्वेश्चन का मतलब यही है सिर्फ कि अगर प्लेन की जगह कोई HYSD बार दिया और टेंशन या कंप्रेशन दिया तो इस तरह आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए जरा, क्या कह रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ साइज 300 mm इंटू 400 mm हैज कितना रेनफोर्समेंट है, 2 बार दी है 25 mm की। ठीक है, 2 बार 25 mm की प्रोवाइडेड है इस साइज में। द बीम सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ 30 किलोमीटर पर मीटर, इतना लोड इस पे है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, इसमें सेल्फ वेट इंक्लूड है, ओवर स्पैन ऑफ 5 मीटर। चेक फॉर बॉन्ड, बॉन्ड के लिए आपको चेक करना है M20 और Fe415 के लिए LSM में। ठीक है, तो सबसे पहले तो लोड कैलकुलेट कर लीजिए। लोड कितना है, लोड तो 30 किलो न्यूटन पर मीटर दिया। LSM बात करें तो फैक्टर्ड लोड बना लेंगे इसको। ठीक है, फैक्टर्ड लोड 1.5 से इंटू कर लीजिए 45 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, बॉन्ड में हमको चेक करना टाउ बी इक्वल टू क्या होता है V अपॉन सिग्मा ओ जे डी। ठीक है, तो हमको V भी चाहिए तो शियर फोर्स भी कैलकुलेट कर लीजिए। शियर फोर्स क्या हो जाएगा WL/2, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, डब्ल्यू हमने निकाला है 45, L कितना है 5/2, सॉल्व करिए कितना आ रहा है 112.5 112.5। ठीक है, किलो न्यूटन। अब देखिए हमको क्या निकालना है, पहली बात तो कितना बॉन्ड स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो निकालना है हमको, तभी तो चेक करेंगे बॉन्ड के लिए। तो इसमें हमको V की वैल्यू कितनी है 112.5 किलो न्यूटन में, तो इंटू 10.3 कर ले रहे हैं। सिग्मा हो गया है N/5, N कितना है 2, 2 बार से इंटू पाई इंटू 5 कितना है 25, 25 mm की बार है। ठीक है, इंटू जे कितना होगा इसमें 0.8 के क्रॉस रहेगा LSM में, और D 400 मान लीजिए ओवरऑल दिया है, तो मान लीजिए हम इसको 50 mm कवर दे दें तो 350 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, टाउ बी डी इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए एक बार। वन 2.5 इंटू 10⁻³ ऑन 2 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 0.8 इंटू 350, 2.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है,
न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये हुआ हमारा डेवलप्ड वैल्यू है, इतना डेवलप हो रहा है, ठीक है, टाउ बी डी डेवलप्ड। अगर हम टाउ बी डी परमिसिबल की बात करें तो टाउ बी डी परमिसिबल की बात करें, कितने परमिट है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रेड की यूज कर रहा है कंक्रीट, M20, और M20 के लिए अगर हम बात करें, LSM में बात कर रहे हैं, M20 के लिए क्या वैल्यू होती है 1.2 और प्लेन बार इन टेंशन 1.2, इसके लिए प्लेन बार जो टेंशन में, यहां पे क्या प्लेन बार यूज हो रही है, Fe415 H/SD है, तो 1.6 से इंटू करना पड़ेगा। और क्या टेंशन में यूज हो रहा है, कुछ दिया यहाँ पे, सपोर्टेड बीम हैज बीन सब्जेक्टेड टू दिस सेल्फ लोडिंग वेट, टेंशन के लिए तो नहीं, कुछ नहीं दिया इसमें, चलिए नहीं दिया तो 1.6 इंटू 1.2 कर लीजिए, 1.6 इंटू 1.2 1.92 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करिए कितना डेवलप हो रहा है, 2.56 न्यूटन पर mm स्क्वायर डेवलप हो रहा है, और परमिसिबल कितनी 1.92, मतलब टाउ बी डी डेवलप्ड इज ग्रेटर देन टाउ बी डी परमिसिबल, ठीक है। तो ये क्या है, फेल है हमारे लिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है जब फेल होगा हम 25 mm बार यूज कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डाया आप घटा लीजिए, नंबर ऑफ बार्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। एसटी क्या है हमारे लिए अभी फिलहाल 2 इंटू 5/4 इंटू 25 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए जरा, 2 इंटू 5/4 इंटू 25 स्क्वायर 982 अप्रोक्सीमेटली 982 mm स्क्वायर, ठीक है। अगर हम नाउ इफ वी यूज 16 mm बार, तो नंबर ऑफ बार कितनी हो जाएंगी फॉर दिस एरिया ऑफ स्टील, 982 अपॉन 16 अपॉन, एक सेकेंड, अच्छा π/4 इंटू 16 स्क्वायर, ठीक है। 16 का भी यूज कर रहे हैं इस एरिया के लिए, तो नंबर ऑफ बार्स कितने हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, 982 अपॉन π/4 इंटू 16 स्क्वायर 4.8 लगभग 5 बार, ठीक है। तो हम अभी यूज क्या करेंगे 5 बार्स ऑफ 16 mm पाइप, ठीक है। हम अप टू 25 mm की 2 बार की जगह 16 mm की 5 बार यूज करेंगे। तो अब टाउ बी डी जनरेट कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करिए जरा, टाउ बी डी डेवलप अब कितना हो जाएगा, v अपॉन सिग्मा की जगह एन कितना है 5, एन पाई इंटू 0.8 इंटू 350, ठीक है। जे डी वी हमको पता है कितना है 112.5 इंटू 10⁻³ ऑन 5 पाई इंटू 16 इंटू 0.8 इंटू 350, सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है,
112.5 into 10 to the power 3 upon 5 into pi into 16 into 0.8 into 350, 1.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये टाउ बी डी डेवलप्ड है। अब ये अब देखिए जो परमिसिबल वैल्यू 1.9892 से कम है तो ओके हमारे लिए, ठीक है, अब फेल नहीं कर रहा, अब हमारे लिए सही हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा चेक। मतलब ये अब हमको क्या करना है कि 25 mm बार की जगह जो 2 प्रोवाइड कर रहे थे उसकी जगह हमको 16 mm फाई की 5 बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब हमारा बॉन्ड में फेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो एंकर हम कर रहे हैं जिससे हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो फर्क पड़ रहा है, उस पर बढ़ रहा है खासकर एम्बेडमेंट की वजह से, तो वो जो एक्सटेंड हम कर रहे हैं उसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एलडी क्या है, इसको हम लिखते हैं एलडी से, डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू बी एम्बेडेड इनटू द कंक्रीट। जिसको रिक्वायरमेंट है कि हमको इसको एम्बेड करना है इतना, ये इसी लेंथ को हम एलडी कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम एलडी कह रहे हैं, मतलब वो एक्सटेंशन, उतना एम्बेडमेंट जिसकी हमको जरूरत है, जिससे क्या हो जाए, सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट, जिससे कि रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ क्या हो, इज नॉट लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट इन बॉन्ड, जो रेनफोर्समेंट की बॉन्ड में स्ट्रेंथ हो वो कम ना हो, इज नॉट लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन टेंशन, जितनी की रेनफोर्समेंट की टेंशन में स्ट्रेंथ हो उससे कम ना हो हमारा रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ बॉन्ड में। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ शुड बी इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, इतना हमको एम्बेड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, इस पे लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली लोडेड, एक यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम है जिसमें बेंडिंग और शियर फोर्स लग रहा है। लेट अस अज्यूम दैट द टेंशन ऑफ सिंगल बार ऑफ डायमीटर, अगर हम सिंगल बार के जिसकी 5 डायमीटर है उसको अगर हम एनालाइज करें, उस पर कितना टेंशन आएगा, टेंशन मतलब फोर्स है ना, टेंशन फोर्स कितना आएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, एरिया क्या है, एएसटी, स्ट्रेस। अगर हम बोल रहे हैं कि कितना फोर्स रेजिस्ट कर सकता है तो हम उसको स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होती है टेंशन में 0.87 FY। ठीक है, या फिर FY अपॉन 1.15। एरिया क्या है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर, ये हमारा टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, विच मस्ट बी ट्रांसमिटेड टू कॉन्क्रीट बाई बॉन्ड स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेंथ जो है, ये स्ट्रेस जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए कंक्रीट से, रेनफोर्समेंट किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, बॉन्ड की वजह से। ठीक है, द एम्बेडेड लेंथ LD इक्वल टू AB इफ टाउ BD इज द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, अगर टाउ BD जो है वो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस एक्टिंग ओवर द सरफेस एरिया पाई फाई LD। अब यहाँ पे DS जगह हम LD लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि LD लेंथ, हम यहाँ पे LD लेंथ की बात कर रहे हैं जितनी हम डेवलपमेंट इसमें कर रहे हैं, तो वहां पे पाई फाई के बाद हम DX जगह LD यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। देन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड शुड बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्टी। वो कैसे होगा, बॉन्ड में स्ट्रेंथ क्या है, टाउ BD एवरेज स्ट्रेस है। ठीक है, और एरिया क्या है, पाई फाई इंटू LD, ये स्मॉल d है, LD होगा। ठीक है, शुड बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट इन टेंशन, तो पाई बाई 4 5 स्क्वायर FY अपॉन 1.15। जो सॉल्व करेंगे इसको, यहां से आपको LD की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम LSM की बात कर रहे हैं तो LD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.87 FY इंटू 5 अपॉन 4 टाउ BD। अगर हम WSM की बात करें तो LD क्या हो जाएगा, 0.87 की जगह हम क्या कर लिखते हैं उसमें, सिग्मा ST। ठीक है, इंटू पाई इंटू 5 अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब ये जो LD है यही हमारा डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, अब कुछ जैसे प्लेन बार्स कुछ ऐसे होती हैं, डिफॉर्म बार्स आपको देखने को मिली हैं, जो हम FBEC की अभी देख रहे थे, पॉक्सी बार्स की डिफॉर्म बार्स जो वो कुछ इस तरह दिखती हैं। अभी इनका ज्यादा यूज होता नहीं है। ठीक है, अब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, टाउ BD की बात कर रहे थे, वो IS कोड में आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्लॉज क्या है 26.2.1.1 IS 456/2000 में। यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दी है LSM की वैल्यूज दी है 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9। क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। प्लेन बार टेंशन की बात है,
और यहाँ लिखा भी है डिफॉर्म बार्स के लिए इन वैल्यू को 60% से इंक्रीज करेंगे और कंप्रेशन में अगर बार है तो 25% से इसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, वैसे WSM की बात करें तो शुरुआत में ही IS कोड में टेबल 21 देखेंगे आप, तो वहां पे टाउ BD की वैल्यू WSM में दी हुई है 0.6 से लेके 1.4 तक M50 के लिए। ठीक है, 50 तक। चलिए क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट ऑफ स्टील टू इंश्योर सेफ्टी इन बॉन्ड फॉर Fe415 बार ऑफ 5 mm डाया, जिसकी डाया कितनी 5 mm इन टेंशन कंप्रेशन यूज विद M30 कंक्रीट, यूज LSM डिलीवरेशन, दोनों यूज करना आपको। ठीक है, चलिए पहले हम LSM की बात कर लेते हैं। LD क्या है? V अपॉन सिग्मा ओ जे डी। ठीक है, V अपॉन सिग्मा ओ जे डी। गलत लिखा है यार, क्या वीक LD अभी हमने पढ़ा है क्या? अगर LSM की बात कर रहे हैं हम, LSM की अगर बात कर रहे हैं तो 0.87 FY पाई अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, टाउ BD। ठीक है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ एम्बेडेड स्टील टू इंश्योर सेफ्टी माउंट। HYSD है, R क्या है हमारे? HYSD है। सबसे पहले LD की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.87 FY कितना है? 415 पाई ही दिया है अपॉन 4 टाउ BD की वैल्यू क्या होती है? टाउ BD की वैल्यू फॉर ग्रेड कितना है? M30। M30 के लिए क्या है? 1.5 प्लेन बार के लिए। ठीक है, 1.5, तो HYSD है तो 1.6 से इंटू करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा LD? सॉल्व कर लीजिए जरा। 0.87 415 4 इंटू 1.5 इंटू 1.6, 37.60। ठीक है, 37.605। इतना LD हमको, जब हम सिर्फ HYSD की बात करें तब, अगर ये टेंशन में है अभी। ठीक है, अगर कंप्रेशन में हम बात करें, कंप्रेशन में बात करें तब क्या हो जाएगा? LD 0.87 FY इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 1.5 तो रहेगा ही क्योंकि HYSD है, इंटू 1.6 तो रहेगा ही, 1.25 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। लगभग 31.5 आ जाएगा, 31.5। ठीक है, लगभग 31.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ LSM की बात। ये हुआ LSM की बात। अब अगर हम WSM की बात करें, ठीक है, तो LD क्या हो जाता है? सिग्मा ST पाई अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, पहले हम वही कर लेते हैं HYSD के लिए, टेंशन में ही देख लेते हैं, जैसे पिछली, जैसे इसमें निकाला है। तो LD कितना हो जाएगा? 415 के लिए सिग्मा ST 230 इंटू 5 अपॉन 4 टाउ BD से M30 के लिए, M30 के लिए 1। ठीक है, M30 के लिए 1।
लेकिन HYSD है तो 1.6 से इंटू कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। 230 अपॉन 4 इंटू 1.6, 35.935, ठीक है। अब टेंशन की जगह अगर हम कंप्रेशन में इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा LD? 230 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 1.6, क्योंकि ये HYSD यूज कर रहे हैं, और 1.25 क्योंकि कंप्रेशन आ गया। अब कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। 230 अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 1.25, $28.75, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए इसमें कि जब हम LSM और WSM की कंपैरिजन अगर करें, ठीक है, सेम डाया की बार यूज हो रही 5, इसमें HYSD यूज कर रहे हैं, इसमें HYSD यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी लेंथ जरूरत पड़ रही है? 37.60 की, इसमें 35.93, इसमें कम जरूरत पड़ रही है, ठीक है, WSM में। वैसे ही अगर कंप्रेशन का भी ऐड कर लें तो इसमें 31.5 यूज करना पड़ रहा था, इसमें 28.75। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि WSM में LSM से डेवलपमेंट लेंथ कम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम सेम डाया की बात कर, लेकिन हाँ, वैसे अगर हम कहें कि हम माइल्ड स्टील अगर बात करें, माइल्ड स्टील की अगर बात करें तो LD, अगर टेंशन की बात करें, टेंशन में ही सिंपली, तो क्या हो जाएगा? 0.87, LSM में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, LSM में ही बात कर रहे हैं। 0.87 FY कितना? 250 हो जाएगा माइल्ड स्टील के लिए। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। हाँ, तो LD फॉर टेंशन, LSM में ही बात करें हम, इस पे क्वेश्चन आ चुका है तो एक कंपैरिजन इसको देख लीजिए। इसमें हमको कंफर्म हो गया कि WSM में हमको डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट कम होती है कंपेयर टू LSM, ठीक है। वैसे ही अगर हम LSM में ही बात करें माइल्ड स्टील की, तो हो जाएगा कितना? 0.87 FY इंटू 5/4 टाउ BD। M30 की बात कर लें, मान लीजिए 1.5 ही ले लें, M30 की ही बात कर लें तो 1.5 हो जाएगा। अब इसमें तो कोई इंटू करना नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि प्लेन बार है टेंशन में, ठीक है। कितना आ जाएगा? वैल्यू सॉल्व कर लीजिए जरा। 0.87 इंटू FY अपॉन 4 इंटू 1.5, 36.25, 36.255, ठीक है। अगर कंप्रेशन में हो, कंप्रेशन की बात करें, टेंशन हो गया, कंप्रेशन की बात करें, ठीक है। यहाँ क्योंकि हमने टेंशन और कंप्रेशन निकाला है तो यहाँ पे हमने टेंशन निकाला, यहाँ कंप्रेशन निकालना है। 0.87 FY 250 अपॉन 4 इंटू 1.5, कंप्रेशन में तो 1.25 से इंटू कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? $29.5, ठीक है, 29.5। अब LSM और LSM का कंपैरिजन करके देखिए। यहाँ पे जब हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, यहाँ पे HYSD यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 37.60 यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे 36.25, ठीक है, तो यहाँ पे कम है। उसके बाद कंप्रेशन में बात करें तो 31.5, यहाँ पे 29.5, तो यहाँ पे कम है। मतलब LSM में ही अगर हम बात करें तो HYSD और माइल्ड स्टील का कंपैरिजन अगर आपसे पूछे तो माइल्ड स्टील में आपको डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है कंपेयर टू HYSD, ठीक है।
तो ये दो कंक्लूजन इससे निकल रहा है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं। इफ माइल्ड स्टील यूज इंस्टेड ऑफ HYSD इन LSM देन डेवलपमेंट लेंथ required for mild steel is less as compared to HYSD. For same bars, development requirement for in WSM is less than LSM. ठीक, तो ये दोनों हमने अभी प्रॉब्लम में देखा है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है एंकरिंग। जो हम एंकर कर रहे हैं वो कुछ ऐसे हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था, ये कॉलम है मान लीजिए, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बेंड भी हो सकता है और हुक भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हुक देखने को मिल रहा है, ये जनरल बेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका कुछ नियम है, क्या है, डिफॉर्म बार्स में बी यूज विदाउट एंड एंकरेज, ठीक है। डिफॉर्म बार्स को हम बिना एंड एंकर के यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पकड़ ज्यादा अच्छी रहती है, उसमें ग्रुप्स दिए रहते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो उसमें हम बिना एंकर के भी यूज कर सकते हैं डिफॉर्म बार को। लेंथ रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड, अगर जो एलडी आपको चाहिए अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो आप बिना प्रोवाइड किए डेवलपमेंट लेंथ भी HYSD को यूज कर सकते हैं। हुक शुड बी नॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर प्लेन बार, जनरली हम प्लेन बार के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। बेंड एंड हुक्स, हुक्स आई विल कंफर्म टू IS 2502 से आप यहाँ पे बेंड और हुक्स को ज्यादा डिटेल में अगर देखना हो देख सकते हैं। बेंड बेसिकली क्या है, द एंकर वैल्यू ऑफ बेंड शैल बी टेकन एज 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, मतलब 4/5 लगभग लेना है, किसके लिए, ईच 45 डिग्री बेंड, जितना अगर हर 45 डिग्री बेंड के लिए आपको 4/5 की वैल्यू लेनी है, जितना, ठीक है। जैसे इतना लिया आपने 45, यहां तक आया 90, फिर 75, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16/5, मैक्सिमम 16/5 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब 4 टाइम्स आप इसको और ले सकते हैं, 4 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 16/5, ठीक है, मैक्सिमम 16/5। वैसे ही हुक्स के लिए भी वही है 16/5, ठीक है। हुक्स के लिए भी आप मैक्सिमम 16/5, ये 16/5 क्या है, लेंथ, मतलब 16 × 5 क्या है, डायमीटर ऑफ द बार, जो भी बार आप यूज कर रहे हैं तो उतनी लेंथ आप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे क्या दिया, K5 दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 mm आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ पे K की वैल्यू दी है कि माइल्ड स्टील के लिए 2 ले लेना है और अदर स्टील के सबके लिए 4 लेना है। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लेंथ आपको देखने को मिलेगी, कितना आपको हुक प्रोवाइड करना है, ठीक है। आगे कुछ चेक्स होते हैं डेवलपमेंट लेंथ पे, जैसे जो डेवलपमेंट लेंथ आप निकाल रहे हैं, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन MI/V + L0, ठीक है। ये चेक आपको लगाना होता है डेवलपमेंट लेवल प्रोवाइड करने के बाद। अब MI क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इफ ऑल स्टील स्ट्रेस्ड अप टू F डिजाइन, मतलब जितनी स्टील है वो अपने डिजाइन वैल्यू तक स्ट्रेस्ड हो चुकी है, ठीक है। डिजाइन वैल्यू मतलब मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू तक अपने स्ट्रेस्ड हो चुकी है, उस समय जो आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। V शियर फोर्स एट द सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट पे हम डिजाइन करते हैं। और L0 क्या है, सम ऑफ एंकर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द सपोर्ट, मतलब इसमें आपने जब तो कुछ ऐसा आपने दिया रेनफोर्समेंट, अब ये मान लीजिए सेंटर है, तो यहां तक तो आप रहने दीजिए, इसके बाद जो भी आपने लेंथ दी है वही आपका यहाँ पे L0 होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी लेंथ आपने दी, चाहे यहां तक दी, चाहे यहां तक दी, चाहे जैसे ऊपर ले गए, ठीक है, जितना दिए वो आप पे L0 होगा। और यहाँ पे या फिर 12/5 या फिर 12/5 विच एवर इज ग्रेटर, जो भी बड़ा होगा उतना दोनों में से लेंगे L0 इन अबव रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप है ये तब है जब हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो क्या है, कन्फाइंड नहीं है, मतलब इस पर कोई दो कंप्रेशन फोर्स नहीं लग रहा जो इसको और एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा कंप्रेशन फोर्स नहीं लग रहा है जो इसको हेल्प कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप यहाँ पे MI/V में 1.3 का मल्टीप्लाई कर भी तब करेंगे जब आपको क्या है, इन अबव रिलेशनशिप द वैल्यू ऑफ M1/V MI होगा, V कैन बी इंक्रीज बाय 30% इफ एंड रेनफोर्समेंट आर कन्फाइंड बाय कंप्रेसिव रिएक्शंस, ठीक है। मतलब बेसिकली होगा क्या कि दो फोर्स इसमें बढ़िया से इसको अच्छी तरह से कन्फाइन करके रखे हैं कंप्रेसिव फोर्स, तब आप यहाँ पे 1.3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको चेक करना है बॉन्ड में, ठीक है।
एक लास्ट टॉपिक इसमें स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या है? अब ये डेवलपमेंट लेंथ जो इतना पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक यूज भी होता है कि स्प्लाइसिंग या फिर लैप लेंथ जो आप प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है। जैसे आपने एक मेंबर आपको बनाना है इतना, ठीक है, आपको एक मेंबर बनाना है इतना। अब आपके पास जो रेनफोर्समेंट है वो उसकी साइज ही कम है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं फेंक देंगे या फिर पूरा नया रेनफोर्समेंट ले आएंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि लैप हम बनाते हैं, दो रेनफोर्समेंट को ऐसे रख के फिर इसको तार से अच्छी तरीके से बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब स्प्लाइसिंग करना कैसे चाहिए? इस तरह नहीं करना चाहिए, हल्का सा बेंड रहे जिससे जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लगभग सामने रहे, ठीक है। इस तरह हमको स्प्लाइसिंग करनी होती है, इस तरह ऊपर नीचे रख के इस तरह नहीं करनी होती, हल्का सा आप बेंड करके सीधा किए, इसको बेंड कर सीधा किए, जब आप जोड़ेंगे तो एक लाइन ऑफ एक्शन जो देखने को मिल रहा वो सीधा देखने को मिले, ठीक है। इट इज जॉइंट इन विच कीपिंग द बार वन ओवर द अदर and tie up with the wire over the small length. Splicing should be done where length of the bar is less than the length of the member. Splicing should not be done for bar जिसका डायमीटर क्या हो 36 mm से ज्यादा हो, वहां पे आप स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते, वहां पे आपको वेल्ड या फिर अदर मोर सुटेबल मैकेनिज्म आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको लगभग वेल्ड या फिर अभी दिखा देते हैं डायग्राम, जैसे इस तरह का मैकेनिज्म होता है वो यूज करना होता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग शुड नॉट बी डन एट मिड स्पैन। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है जहां पे मिड स्पैन सबसे ज्यादा मोमेंट आ रहा है तो वहां पे भी आपको यूज नहीं करना होता है। स्प्लाइसिंग आप वहां यूज कर सकते हैं जहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हो या फिर बेंडिंग मोमेंट जो है वो 50% से कम आ रहा हो, वहां पे आप स्प्लाइसिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उस पर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। बीम बिकॉज वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम मे ब्रेक द जॉइंट। Splicing should be done where bending moment is less than the 50% of moment of resistance, ठीक है। तो इस तरह का स्प्लाइसिंग जनरली आपको हैवी स्ट्रक्चर में स्प्लाइसिंग को इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। लैप लेंथ। अब लैप लेंथ क्या है? वही जो आप स्प्लाइसिंग करने के जितना लैप आप कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसी को लैप लेंथ कहते हैं। फिर इसको हम वायर से टाई कर देते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये वाटर टैंक हमारा लीजिए प्लेन दिया है, ठीक है, साइड से आप देख रहे हैं, इसमें वाटर अगर फिल है, ठीक है, तो क्या कर रहा है? वाटर इन दोनों वॉल को ढकेल रहा है, तो टेंशन जनरेट हो रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। और दूसरा अच्छा प्लेन है, सॉरी, ऊपर से दिखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो चारों दिशा में आपको, चारों डायरेक्शन में आपको टेंशन हर वॉल पे देखने को मिल रही, ठीक है। तो इसमें स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है? इसमें एक सेकंड रुकिएगा। कुछ मिसिंग है, चलिए कोई नहीं, इसमें देख लीजिए बाकी। उसमें हमको लग रहा है कुछ मिसिंग रह गया है, चलिए अगर मिलेगा तो हम एक वीडियो उसमें छोटी सी बना के डाल देंगे। लैप लेंथ देख लेते हैं। इसका बेसिकली यूज क्या कर रहे थे हम कि जो डेवलपमेंट लेंथ का, कि लैप लेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज होता है, वो डेवलपमेंट लेंथ का ही ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अच्छा हाँ, फ्लेक्सुरल टेंशन हो रहा है। फ्लेक्सुरल टेंशन मतलब कि बेंडिंग की वजह से टेंशन हो रहा है। ये डायग्राम उसी का, सॉरी, हाँ, इसी से रिलेटेड है, एक बार समझा लेते हैं इसको। क्या है फ्लेक्सुरल टेंशन? अगर कहीं हो रहा है कि बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग और फ्लेक्सुरल लगभग मतलब एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें टेंशन कहाँ? नीचे हो रहा है ना। तो जब फ्लेक्सुरल टेंशन हो रहा है, बेंडिंग की वजह से टेंशन हो रहा है, तब आपको अगर वहां पे अगर आपको लैप प्रोवाइड करनी है तो एलडी के बराबर प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर 35, जो भी ज्यादा हो दोनों में से, 35 या डेवलपमेंट लेंथ जितनी आ रही है उतना लैप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो ज्यादा आएगा जब फ्लेक्सुरल टेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन जैसे वही चीज है, यहाँ पे फ्लेक्सुरल टेंशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो यहाँ पे हमको एलडी या फिर 35 मतलब जो भी आप रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कभी कभी कि दो तरीके के डायमीटर हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो जो छोटा वाला डायमीटर रहेगा उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 35 जैसे यहाँ पे छोटे वाले का डायमीटर यूज करेंगे। डायरेक्ट टेंशन जैसे यहाँ पे
वाटर की वजह से ये डायरेक्ट टेंशन यहाँ पे हो रहा है, कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2LD या फिर 35 जो भी मैक्सिमम होगा वो यूज करना पड़ेगा। उतनी लैप लेंथ हमको देनी होगी, ठीक है, उतनी लैप लेंथ हमको यहाँ पे देनी होगी, 2LD या फिर 35 जो भी मैक्सिमम हो इन दोनों में से, ठीक है। वैसे ही कंप्रेशन हो रहा है, डायरेक्ट या फ्लेक्सर कोई तरीका भी कंप्रेशन हो रहा है तो LD या फिर 24/5 जो भी मैक्सिमम हो दोनों में से। तो ये हमको डेवलपमेंट लेंथ का यूज करके हम लैप लेंथ निकालते हैं, ठीक है, लैप लेंथ पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। कोई अगर इसमें से डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से अलग से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिए।